पाखंड रहित इस विवाह में शरीक होने के लिए आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैंने 6 बेटियों की शादी में तय किया था कि जो दहेज मांगेगा उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। कि जब आप किसी विचारधारा को एडॉप्ट करते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, सबसे पहले अपने घर से। क्या अग्नि साक्षी हो सकता है? आज हम समाज को साक्षी मान करके इस विवाह को संपादित करेंगे और 6 बेटियों की शादी ऐसे घर में की जिन्होंने दहेज नहीं मांगा, और वो चीज अपने लिए भी मैंने रखा है। 1 बजे भी अगर प्रतिज्ञापन होता, 2 बजे भी होता तो हम रुकते, क्योंकि हम विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है, पाखंड के लिए नहीं। जो भी, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई विचारधारा हो, स्त्री को छोटा समझती है, उस ग्रंथ को मैं फाड़ के फेंक देना चाहता हूं, उस विचारधारा को दबा देना चाहता हूं। मैं इंसान के बराबरी में विश्वास करता हूं। क्या कन्या दान की वस्तु, कोई भी कन्या को क्या दान किया जा सकता है? मैं अनूप पटेल साक्षी बैरागी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रतिज्ञापन करता हूँ कि मैं अपने पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा। मैं साक्षी बैरागी, मैं श्री डॉक्टर अनूप पटेल को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। कि जब आप किसी विचारधारा को एडॉप्ट करते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, सबसे पहले अपने घर से। लेकिन इसके बावजूद मुझे पता है कि रामेश्वर पवन जी ने अपना पूरा जीवन दिया है इस विचारधारा के लिए। 1 बजे भी अगर प्रतिज्ञापन होता, 2 बजे भी होता तो हम रुकते, क्योंकि हम विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है, पाखंड के लिए नहीं है। इसलिए पाखंड रहित इस विवाह में शरीक होने के लिए आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। तीनों लोगों में, चारों लोगों में हम लोगों की तरफ से विवाह अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रोफेसर ब्रजेश चंद्र कटियार जी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में विभाग अध्यक्ष हैं एचबीटीयू में, वो इस वैवाहिक पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग एक बार तालियों से इसका स्वागत कर दीजिए। मैं पहले अनुरोध करना चाहता हूं रामेश्वर पवन जी से कि कम से कम दोनों परिवारों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए। मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां मेरे माँ बाप निरक्षर थे, हल चलाते थे। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। माँ बाप ने संघर्ष करके मुझे पढ़ाया, और जब विचारधारा को मैंने समझा, महामना रामस्वरूप वर्मा जिन्होंने दुनिया में अपना सिद्धांत दिया, लाभ का बजट पेश किया, अमेरिका और इंग्लैंड से लोग इंटरव्यू लेने आए थे उनका उस समय कि आपने लाभ का बजट कैसे पेश किया। पूरी दुनिया में आज तक कोई सरकार लाभ का बजट पेश नहीं कर सकी, रामस्वरूप वर्मा ने वित्त मंत्री रहते हुए किया था। उनके संपर्क में आया, उनकी विचारधारा को जाना, मैंने बदलाव किया तो हमारे घर वालों ने स्वीकार किया। घर वाले ज्यादा बधाई के पात्र हैं। मेरी 2 बेटियां, 4 भतीजियों की शादी ऐसे ही पद्धति से हुई है जिसमें एक शादी में विधायिका जी स्वयं मौजूद थी, और 6 बेटियां हमारी वेल क्वालिफाइड हैं, सब ठीक ठाक है, खाती पीती घर की हैं। उसमें से आधे से ज्यादा सरकारी सेवा में भी है, जो बाकी है वो भी हो जाएंगे। संघर्ष कर रही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो विधायिका जी का परिवार है, इस भरे मंच पे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। शायद मेरी सामाजिक हैसियत न बनी होती और मेरा बेटा अगर डॉक्टर न हुआ होता तो शायद मेरी बेटी की शादी भी करना वो मुनासिब नहीं समझती, लेकिन आज वो अपनी बेटी दे रही है तो हमें वो डॉक्टर जो लड़का हुआ है वो है, और मेरी जो सामाजिक हैसियत बनी है उसके नाते। विधायिका जी के अजिया ससुर यानी इनके पति के बाबा जो थे वो कई बार प्रमुख रहे। ये लोग जमींदार थे, यहाँ और बलरामपुर तक इनके जमींदारी फैली हुई थी। उस परिवार से ये है, इस नाते हमारी कोई तुलना उनसे नहीं है। लेकिन सच कहने में हमें कहीं वो नहीं है, क्योंकि मैं समाज के लिए संघर्ष करता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं। मैंने 6 बेटियों की शादी में तय किया था कि जो दहेज मांगेगा उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे, और कई रिश्ते ऐसे टूटे भी, और 6 बेटियों की शादी ऐसे घर में की जिन्होंने दहेज नहीं मांगा, और वो चीज अपने लिए भी मैंने रखा है। दूसरा, स्त्री पुरुष के समानता की बात होती है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। और इसी नाते जो भी, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई विचारधारा हो, जो स्त्री को छोटा समझती है, उस ग्रंथ को मैं फाड़ के फेंक देना चाहता हूं, उस विचारधारा को दबा देना चाहता हूं। मैं इंसान के बराबरी में विश्वास करता हूं। उसके लिए संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ, जो इंसान के बराबरी का अधिकार देता है। आपके क्षेत्र में कमांडेंट थी एसएसबी की, और एसएसबी डीआईजी रैंक से रिटायर हुई है। अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला है जो डीआईजी से एसएसबी की रिटायर हुई है, और देश की दूसरी महिला है जो एसएसबी डीआईजी से रिटायर हुई है। और इस समय वो इंफॉर्मेशन कमीशन की कमिश्नर है पूरे अरुणाचल प्रदेश की। वो अरुणाचल प्रदेश से इस शादी के लिए आई है, हमारे बीच बैठी हुई है। आयोजन में बिना किसी व्यवधान के सीधे मैं प्रोफेसर ब्रजेश चंद्र कटियार जी से कहूंगा कि इस विवाह प्रतिज्ञापन समारोह को आगे बढ़ाएं। समय परिवर्तनशील है, समाज आगे बढ़ रहा है, समय की कमी हो रही है, शिक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हम उस पे तर्क के आधार पर एक अच्छे विवाह पद्धति के आयोजन का जो अर्जक संघ ने एक विचार दिया और उसको करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। साथियों, एक वैज्ञानिक पद्धति जहां पर हम उसी भाषा में बातचीत करके विवाह बंधन में एक वर और एक कन्या को आजीवन सुखी और संपन्न रहने की कामना करते हैं, वो हिंदी भाषा में ही होगा। कोई संस्कृत भाषा या कोई ऐसी भाषा जो किसी के समझ में ना आए, ऐसा नहीं होगा। हम आपके सामने कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को उठा करके वैवाहिक प्रतिज्ञापन को संपन्न कराएंगे। क्या अग्नि साक्षी हो सकता है? साक्षी माने होता है एक जो विटनेस हो, साक्षी विटनेस। अभी तक जो विवाह होते रहे हैं अग्नि को साक्षी मान करके होते थे। आज हम समाज को साक्षी मान करके इस विवाह को संपादित करेंगे। समाज के माने समाज के हम सब लोगों के सामने ये विवाह संपादित होगा। दूसरी बात, क्या कन्यादान की वस्तु है? कोई भी कन्या को क्या दान किया जा सकता है? दान करने के बाद माँ बाप का क्या कोई अधिकार रह जाता है? दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, ऐसा कहावत हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए ऐसी आवश्यकता हुई जहां पर वर और कन्या माने लड़का और लड़की के बीच में कोई ऊंच नीच का व्यवहार न हो, समानता का व्यवहार हो। ऐसे व्यवहार को करते हुए हम एक विवाह को एक समाज के सामने संपादित करने का कार्य करते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है। इसको हम आप सब लोगों से भी अपील करते हैं कि आपके घर परिवार में जब कभी कोई विवाह कार्यक्रम हो तो इसी मानववादी पद्धति से इस तरह के विवाह को अवश्य संपादित करें। मैं स्वयं उदाहरण हूं। आज से लगभग 28 वर्ष पहले इसी पद्धति से मैंने भी विवाह किया था और बिना किसी विघ्न बाधा के मैं अपना जीवन अपने परिवार को लेकर के बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। मुझे लगता है ये मानववादी संस्कृति है जिसने हमको ये ताकत दी कि हम समाज को आगे बढ़ाने का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर पा रहे हैं। इन शब्दों के साथ अब मैं प्रतिज्ञापन करवाऊंगा। सबसे पहले वर मैं अनुरोध पटेल पुत्र श्रीमती प्रेमावती देवी पुत्र श्रीमती प्रेमावती देवी एवं श्री अवनीश प्रताप एवं श्री अवनीश प्रताप जिला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं सुश्री साक्षी कैराटी
पुत्री श्रीमती इंद्राणी वर्मा एवं श्री ज्ञान प्रकाश कहलाती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास और समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। धन्यवाद। अब आप बैठ जाए। मैं साक्षी कहलाती मैं श्री डॉक्टर अनवर पटेल को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करती हूँ कि मैं अपने पति के साथ समता एवं व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर एवं अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देती रहूंगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इस समय मैं श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा में हूं। यहां एक विवाह समारोह आयोजित हुआ जो पूरी तरीके से पाखंड विरोधी और अर्जक पद्धति पर आधारित था। रामेश्वर पवन जी मेरे साथ हैं, इनके भतीजे जो डॉक्टर हैं और आपकी बहन है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं और यहाँ की जो विधायक हैं इंद्राणी वर्मा उनकी बेटी हैं। इस पद्धति को क्यों अपनाया आपने? अर्जक पद्धति जो है वो मानव समता को महत्व देती है, पाखंडों से हट करके है। अब तक जो पारंपरिक शादियां थीं उनमें एक तो मान्यता ये थी कि छोटा बड़ा होता था, लड़की और लड़के में भेद किया जाता था। ये माना जाता था कि जिसने लड़की दे दी वो छोटा हो गया, जिसका लड़का हो गया वो बड़ा हो गया। हम इस पद्धति में देखते हैं कि लड़की लड़का दोनों में समता की बात देखी जाती है। उस समता की भावना से कि यहाँ कोई पाखंड नहीं है, कोई विभेद नहीं है, दहेज जैसी कोई बात नहीं है, तो ये दहेज विरोधी, पाखंड विरोधी और विषमता विरोधी है। इस नाते इस पद्धति को हमने अपनाया। आपके घर में इस तरह की पहली शादी थी या अर्जक पद्धति से होती रही है पहले? जी, इससे पहले भी मैंने किया है और मैं बड़े उससे कह सकता हूँ कि सन 80 के बाद मेरे घर में पाखंडी आयोजन नहीं हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और मेरी 6 बेटियाँ, 4 भतीजियाँ, 2 बेटियाँ, उनकी शादी इसी पद्धति से हुई है जिसमें आमंत्रित सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी ऐसे मंत्र की जिसको आम आदमी न समझ सके। संस्कृत में पढ़ा जाए तो आम आदमी उसका अर्थ नहीं जानता, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये सीधे सीधे जो प्रतिज्ञा की जाती है वो स्पष्ट रहता है। एक प्रमाण लड़के वाले को रहता है, एक लड़की वाले को रहता है, एक संस्था के पास रहता है और वो दिखाई पड़ता है, पूरा समाज गवाह हो जाता है। आप लड़के के पक्ष से हैं, आप लड़की के पक्ष से हैं, दोनों परिवार पूरी तरीके से सहमत थे इस विवाह के लिए? जी जी बिल्कुल सहमत थे। कोई व्यवधान नहीं? नहीं, कोई व्यवधान नहीं थी, दोनों परिवार सहमत। इस पद्धति को क्या लगता है, कम समय में हो जाती है, कम खर्च में हो जाती है, इस पद्धति को अपनाना चाहिए और लोगों को? जी बिल्कुल अपनाना चाहिए, समय भी कम लगता है और उसमें खर्चे भी कम आते हैं और ये अच्छी बात है, इसको अपनाना चाहिए सबको। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में इस तरह के विवाह से? समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो समाज इस व्यवस्था को अपनाए। जन्म और विवाह 2 खुशियों के प्रतीक हैं, पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। मृत्यु शोक का प्रतीक है। सारे संस्कार, चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, उनको अर्जक पद्धति से अपनाना चाहिए। और जब अर्जक पद्धति से अपनाएंगे तो मृत्यु में जो मृत्यु भोज होता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमें मृत्यु भोज भी खत्म करना है, पाखंड भी खत्म करना है। हर स्तर पे ब्राह्मण भी आदमी है, एक दलित भी आदमी है, एक मुसलमान भी आदमी है, तो मानव समता की बात होनी चाहिए। न ब्राह्मण पैदा हुआ है, न दलित पैदा हुआ है, न मुसलमान आदमी पैदा हुआ है। तो हम आदमी की बात करें, किसी के साथ भेद न करें, समता की बात करें।
मतलब ये पद्धति मानव मानव को बराबरी वाली जी पद्धति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानव मानव की बराबरी की बात है।